अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो आज बेटे हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी की इसका जो हमारे नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी इंसान की ज़िंदगी के अंदर अपना कैसे रोल प्ले करती है। तो बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, तो किन किन फील्ड्स के अंदर बायोलॉजी का क्या किरदार होता है, तो वो ये है बेटे आज का हमारा टॉपिक। तो बायोलॉजी को अगर हम देखें तो इंसान की बहुत से तरीक़ों से बायोलॉजी हेल्प करती है। अगर हम बेटे देखें कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना हो तब भी बायोलॉजी की एप्लीकेशंस है वहाँ पे। अगर हम डिजीज़ कंट्रोल्स के अंदर देखें, बीमारियों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो वहाँ पे भी बायोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद जो इन्वायरमेंट है इंसान का, उस इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट करने के लिए बायोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। तो ये तीन मेन फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम देखेंगे कि बायोलॉजी, हाउ बायोलॉजी हेल्प इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। The science of biology had been helping mankind in many ways. नंबर एक बेटे उसके अंदर है in increasing the food production, खुराक की पैदावार में किस तरह इजाफा किया जाता है ये भी हमें बायोलॉजी बताती है। नंबर दो, इन कम्बैटिंग द डिजीज़, कम्बैटिंग डिजीज़ का मतलब ये होता है कि हम बीमारियों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द इन्वायरमेंट। Biological advances in the field of food and health have resulted in high standard of living. बेटे अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेज जिस तरह एडवांसेस हो रही हैं या जिस तरह बायोलॉजी ने खुराक और सेहत के शोबे के अंदर अपना रोल प्ले किया है, तो उससे जो लाइफस्टाइल है इंसान का वो भी चेंज हो गया है। तो सबसे पहले बेटे हम देखेंगे मेथड्स टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। हम खुराक की पैदावार में बायोलॉजिकल टेक्निक को इस्तेमाल करके किस तरह उनमें इजाफा कर सकते हैं। अब पहले हम देखेंगे कि प्लांट प्रोडक्शन हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड। कैसे? जो पौधों की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। किस तरह हो चुकी है बेटे? पहला, बाय इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वेराइटीज़। पौधों की जो मौजूदा वेराइटीज़ हैं उनके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट करके हम फूड प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। दूसरा बेटे, डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड्स। हम कोई दूसरी नई वेराइटीज़ जिनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है उनको डेवलप करके भी हम खुराक की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। तीसरा, डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यूज्ड एज अ फूड। जो एनिमल्स और प्लांट्स जो है बेटे जो फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज करते हैं उनमें हमने डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रिएट करनी है ताकि वो कुछ बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ा सकें जो बीमारियां उनकी प्रोडक्शन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो तीन तरीक़ों से पौधों की पैदावार में इजाफा करके हम खुराक की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। एक जो पहले से मौजूद होती हैं बेटे वेराइटीज़, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करके। दूसरा, कोई नई वेराइटीज़ को डेवलप करके। तीसरा बेटे, प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस करके हम खुराक की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहली जो है बेटे वो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग्स। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है इंटेंशनल ब्रीडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद डिजायरेबल ट्रेट्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद सिमिलर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटे सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए सिंपली हम अपनी मर्ज़ी की वैराइटीज़ तैयार कर सकते हैं जो हमें पता हो कि इसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। हमने उनकी फूड प्रोडक्शन को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए बेटे हम फूड प्रोडक्शन में भी इजाफा कर सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर्स, जो ब्रीडर जो प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीड करवाते हैं बेटे, डेवलप थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स न्यू बेटर वेराइटीज ऑफ व्हीट, राइस, कॉर्न, कॉ एंड शीप। अब बेटे देखें जो प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स हैं वो क्या करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए जेनेटिक्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके गंदम, राइस मीन के चावल, कॉर्न, शीप, कौ, एनिमल्स की प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। बेटे अगर इन तमाम प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो फूड प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है।
दूसरा बेटे इस तरह पोल्ट्री ब्रीडर्स जो हैं हैव डेवलप्ड ब्रेलर फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट। जो ब्रेलर्स मुर्गियां बेटे जो पोल्ट्री ब्रीडर्स होते हैं उनको बायोलॉजिकल टेक्निक्स या सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स के जरिए टेक्निक को जो ब्रेलर होते हैं उसको डेवलप करके, क्विक का मतलब होता है जल्दी, और सस्ता वीट जो वाइट मीट होता है बेटे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर वाइट मीट इंक्रीज होगा तो फूड प्रोडक्शन में भी क्या होगा बेटे, इजाफा होगा। दूसरी जो टेक्निक है बेटे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग रेफर्स टू द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए टू अल्टर एन ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हम बेटे क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम डिजायर्ड वैरायटी तैयार करना चाह रहे हैं। हमें पता है कि इस डिजायर्ड वैरायटीज को अंदर इसकी क्या क्या खसूसियत है, तो किस तरह फूड प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स का डीएनए लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जा सके। जैसे ही उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी तो वो बेटे न्यू बेटर वैरायटीज प्रोड्यूस करके हम फूड प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। अब इसमें जो पहला बेटे जीन्स फॉर द डिजीज रेजिस्टेंट एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट्स। हम क्या करते हैं, जो जीन्स ऐसे जीन्स जो किसी भी बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त क्रिएट करते हैं या उनकी जो डिजायरेबल खसूसियत होती हैं उनको चेंज करते हैं, तो हम उस प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त करने वाले जीन्स होते हैं बेटे हम उस प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो किस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। सच ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके अंदर बाहर का डीएनए हो। बाहर के डीएनए का मतलब ये होता है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स का डीएनए। प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटिंग इनटू देयर सेल्स, तो कैन बी प्रोपागेटेड बाय क्लोनिंग एंड बाय यूजिंग द टेक्निक सच एज टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेटे दूसरे ऑर्गेनिजम्स का डीएनए उठा के एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम या तो क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं या फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। अब यहाँ पे क्लोनिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। क्लोनिंग होती क्या है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है बेटे जिसके जरिए हम ऑर्गेनिज्म या सेल्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए उसकी आइडेंटिकल कॉपीज तैयार कर सकते हैं। दूसरा है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। अब इसमें क्या करते हैं बेटे, हम टिश्यूज या सेल्स को लिक्विड मीडियम के अंदर ग्रो करवाते हैं। इट इज द ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज और द सेल्स सेपरेट फ्रॉम द प्लांट इन अ लिक्विड ग्रोथ मीडियम। हम क्या करते हैं, किसी एक प्लांट का सेल या टिश्यू लेकर उसको अलग करके किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर ग्रो करवाते हैं। तो इस तरह से हम प्लांट्स के अंदर फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करके प्रोपागेट या बढ़ा सकते हैं। तो इससे हमारी फूड प्रोडक्शन में क्या होगा बेटे, इजाफा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है कि हम फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज करते हैं वो है केमिकल कंट्रोल। अब कुछ होते हैं प्लांट पैथोजेंस, मिसाल के तौर पर फंजाई है या इंसेक्ट है। अब ये क्या करते हैं बेटे, जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसलात होती हैं उनको कमज़ोर कर देते हैं, रिड्यूसेस द यील्ड, और उनकी जो प्रोडक्शन होती है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को या क्रॉप्स को नुकसान दे रहे होते हैं, हम इनको केमिकल मेथड्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। प्लांट पैथोजेनिक फंजाई and insect pest of the crops which weakens the plants and reduces the yield had traditionally been controlled by using the chemical pesticide। अगर हमने फंजाई को कंट्रोल करना है तो फंजीसाइड इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने इंसेक्ट को कंट्रोल करना है तो इंसेक्टिसाइड। तो इनको कंट्रोल करके हम फूड की प्रोडक्शन में बेटे इजाफा कर सकते हैं। लेकिन जो केमिकल मेथड है, जो केमिकल कंट्रोल्स है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब क्या करते हैं बेटे, इन केमिकल्स के अंदर बाज़ का इंसान के लिए टॉक्सिसिटी जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस। अब हम बेटे क्या करते हैं, जब हम इन केमिकल्स का क्रॉप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कुछ रेजिड्यू
उन क्रॉप्स के अंदर सस्टेन कर जाते हैं। फिर जब उसको ह्यूमंस बीइंग इस्तेमाल करते हैं तो या तो उनके अंदर बेटे वो टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या फिर दूसरा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, माहौल के अंदर जो है आलूदगी का सबब भी बनते हैं। मोर एवर देयर आर चांसेस ऑफ इंसेक्ट बिकमिंग रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल। बाज़ औक़ात कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं बेटे जो इन केमिकल्स के खिलाफ रेजिस्टेंट क्रिएट कर देते हैं। अगर वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो वो बेटे इंसेक्ट ख़त्म नहीं हो सकेंगे, तो फर्दर बेटे उससे प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल, नाम से ज़ाहिर है। इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके दूसरे ऑर्गेनिज्म या जो पैथोजेनिक प्लांट्स होते हैं उनको हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को नुकसान देते हैं या क्रॉप्स को उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट compete with, या उसके साथ मुकाबला करते हैं, या इवन ईट देम अप, या उसको क्या करते हैं बेटे खा जाते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल एलिमिनेट रिमूव्स ऑल द सच हैजर्ड्स ऑफ द केमिकल कंट्रोल। जो केमिकल कंट्रोल की वजह से जो नुकसानात होते हैं बेटे वो बायोलॉजिकल मेथड उनको भी क्या करता है, ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पर एक एफिड है बेटे, ये क्या करता है, अटैक करता है वॉलनट अखरोट के प्लांट के ऊपर। हम इसको कंट्रोल बायोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए वहां पे वेस्प छोड़ देते हैं, तो वेस्प क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। एन एफिड अटैक वॉलनट ट्री इज बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय अ वेस्प दैट पैरासाइटाइजेस दिस एफिड। वो क्या करते हैं, वेस्प जो है उस एफिड को खत्म कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इवन सम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज अ बायो पेस्टिसाइड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है बेटे वो है IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो है बेटे, अब इसके अंदर हम वो तमाम वसाइल बरूए कार लाते हैं जो हमें पता हो कि ये मुनासिब हो, जब भी बर वक्त इट इज़ द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर डिजास्टर्स डिजीज और all common diseases of the plants can be achieved by using all relevant appropriate methods of the control. तो such an approach of disease control is called as integrated disease management। इसका मतलब यह है कि हर वो वसाइल जब भी हमें ज़रूरत पड़े पौधों के अंदर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन वसाइल को बेटे हम IDM कहते हैं। उसके बाद है बेटे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, हम पौधों को एरिएटेड वाटर के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, ग्रो करते हैं। टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल साल्ट्स हैव बीन एडेड टू चेक द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। हम इसमें ये चेक करते हैं बेटा हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के अंदर कि पौधों की ग्रोथ के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इन दिस टेक्निक्स प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर टू विच न्यूट्रिएंट्स मिनरल साल्ट्स हैव बीन एडेड टू चेक द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। पौधों के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, हम उनको चेक करने के लिए बेटे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अब देखिए बेटे सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है, वहाँ में हम एक एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स बाय ग्रोइंग देम इनटू द सॉइल। तो हम प्लांट्स के अंदर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मीडियम है, तो हम उन प्लांट्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट वो नहीं कर सकते कि हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चेक करें, तो फिर हम बेटे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसकी अहमियत क्या, सिग्निफिकेंस। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज यूज टू टेस्ट वेदर सर्टेन न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट आर नॉट। इस टेक्निक के जरिए हम ये पता करते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए ज़रूरी हैं कि नहीं है। उसके बाद एस्ट्रोनेट जो हवाबाज होते हैं बेटे, खला में जब जाते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए एस्ट्रोनेट में यूज इट फॉर ग्रोइंग द वेजिटेबल्स। लेकिन अभी तक हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो है बेटे येट नॉट फीजिबल, अभी तक इसकी एप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट मेथड जो है फूड प्रोडक्शन प्रिजर्वेशन। हम खुराक को खराब होने से किस तरह बचा सकते हैं। Different techniques of the food production have been developed for protecting the food from the spoilage and for its use and transport। हम क्या करते हैं, खुराक को ख़राब होने से और इसकी आसान ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस तक उसकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हम फूड प्रिजर्व करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पास्चराइजेशन। ये जो प्रोसेस था बेटे सबसे पहले लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था।
इट इज़ वाइडली यूज फॉर प्रिजर्विंग द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दूध और उससे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए पास्चराइजेशन का प्रोसेस यूज होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड और फूड टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू मेक द फूड सेफ टू यूज। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटे, जो लिक्विड होता है या फूड होते हैं उसको हीट करते हैं ताकि वहां से पैथोजेनिक बैक्टीरिया खत्म हो सकें और हम खुराक को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक कि हम किस तरह फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट बेटे हमारा टॉपिक है वो है डिजीज कंट्रोल। जिस तरह पहले हमने कहा फूड प्रोडक्शन के बाद डिजीज कंट्रोल या कम्बैटिंग द डिजीज, वो नेक्स्ट हम उस लेक्चर्स में देखते हैं उसको कि वो किस तरह हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं।